नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन इज वेल्थ पर। हम अपने चैनल पर हर एक टॉपिक के जो चैप्टर्स होते हैं उन पर बारीकी से प्रैक्टिस करते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई भी चैप्टर को एक ही दिन में एक ही वीडियो में समाप्त कर दें। हमारा मकसद है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे समझ में आना चाहिए। तो हम पूरे चैप्टर की हर एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्य कैसे बनाते हैं और ग्रामर में कौन कौन से शब्दों में कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें जो वाक्य बनाते हैं हम, उसका एक फॉर्मूला है जिसको हमें ध्यान में रखकर वाक्यों को बनाना होता है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से वाक्य बनाए जाते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब को ये आईएनजी ना लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह दिया जाता है इसको। लेकिन हम क्योंकि बारीकी से सीखते हैं इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल रहे हैं। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी जोड़कर जो फॉर्म बनाई जाती है उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज ना हो। आगे जो अंग्रेजी की क्लासेस आपने देखी होंगी उनमें आईएनजी वाली फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, लेकिन हम इसको आईएनजी से ही सिखाएंगे। तो आईएनजी आईएनजी लगाते समय कुछ नियम ध्यान में रखने हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो आईएनजी लगाते समय कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आईएनजी लगा के जो उच्चारण है वो सेम ही लगेगा। लेकिन अगर हम उसे लिख रहे हैं तब हमें पूरा नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ग्रामर का जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम अभी देखेंगे कि आईएनजी लगाते समय कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर आते हैं तो हमें ध्यान देना होता है। पहला शब्द है यदि मुख्य क्रिया के अंत में यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई वोवेल आए तो ई को हटाकर आई एन जी लगाते हैं। यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई वोवेल आए तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। यदि मान लो कोई क्रिया ऐसी है जिसकी इंग्लिश में अंत में जो अक्षर है वो वोवेल या स्वर आए तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे कम, जैसे एक क्रिया है कम आना, तो इसके अंत में क्या है? ई है। ई एक वोवेल है तो हम आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। कमिंग, कम, कम के लास्ट में ई है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। दूसरा शब्द ले लो, राइट, राइटिंग, बात, बातिंग, ईटीसी। ठीक है, यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई वोवेल आए तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया होगा। क्रियाएं भी दिखा दी हमने, जैसे कम, राइट, बास,
मतलब कहने का यह है कि जब हम मुख्य क्रिया की जब इंग्लिश लिखते हैं, अगर उसके लास्ट में सिंगल ई आए, तब सिंगल ई आए तब क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे कम का कमिंग हो गया, राइट का राइटिंग हो गया, वॉच का वॉचिंग हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा नियम। समझ में आया? ओके, अब देखेंगे, यदि मुख्य क्रिया के अंत में डबल ई आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मुख्य क्रिया के अंत में डबल ई आता है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और सीधे ही आईएनजी लगा देते हैं। जैसे एग्री, एग्रीइंग, सी सी। अब यहां मुख्य क्रिया है एग्री, सहमत होना। तो इसमें क्या है कि लास्ट में क्या आया है, डबल ई आया है। तो डबल, अब जब हम आईएनजी लगाएंगे तब इस क्रिया में, इसके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ सीधे ही आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे ए जी डबल डबल आर आई एन जी, एग्रीइंग, सीधे वैसे का वैसे ही लिख दिया। दूसरा सी, सी माने देखना होता है, तो क्योंकि इस क्रिया में लास्ट में क्या है, डबल ई है, तो डबल ई है तो हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, सीधा आईएनजी जोड़ देंगे। तो सीधा हमने लिख दिया सीइंग। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया कि हमें देखना है ग्रामर लिखते समय कि अगर मुख्य क्रिया के अंत में डबल ई आ रहा है तो हम उसमें कोई चेंजिंग ना करके सीधे आईएनजी लगा देते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि मुख्य क्रिया के अंत में, यदि मुख्य क्रिया के अंत में आई ई आए तो आई ई को वाई में बदलकर आई एन जी लगाते हैं। यदि जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके अंत में, उसकी जो इंग्लिश है उसके अंत में आई ई अक्षर आ रहे हैं, तो आई ई को बाई में बदल देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे लाई, लाइंग, टाई, टाइंग, डाई, डाइंग। ओके, लाई झूठ बोलना, लाइंग झूठ बोल रहा, टाई टाई बांधना, टाइंग टाई बांध रहा, डाई मरना, डाइंग मर रहा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में क्या है, अंत में जो दो अक्षर है उसके, वो क्या है, आई ई है। तो हमारे रूल के अनुसार आई ई को बाई में बदल देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, आई ई को बाई में बदल दिया और आईएनजी लगा दिया। वैसे ही टाई में क्या है, लास्ट में जो दोनों दोनों जो अक्षर हैं वो आई ही है, तो आई ई को बाई में बदलकर आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया टाइम। तो ऐसे ही डाई है, डाई में लास्ट के दोनों शब्द जो हैं वो है आई ई, इसलिए आई ई को बाई में बदलकर आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के अनुसार यदि मुख्य क्रिया के अंत में आई ई आए तो आई ई को बाई में बदलकर आईएनजी लगा देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। 3 तो हो गए, सॉरी 4, रूल नंबर 4 और लास्ट।
ठीक है। यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए एस डब्ल्यू बाई को छोड़कर, यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए एस डब्ल्यू बाई को छोड़कर और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो तो लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए एस डब्ल्यू बाई को छोड़कर यदि कोई भी कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो तो लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। ये चौथा हमारा नियम है, यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए एस डब्ल्यू बाई को छोड़कर और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो तो लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे पुट। अब देखो पुट में क्या है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस डब्ल्यू बाई नहीं है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है, टी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, एक वोवेल है। वोवेल कौन कौन से होते हैं, वोवेल कौन कौन से होते हैं, आई ई ओ, आई ई ओ यू और ए ई आई ओ और यू। ये क्या है, ये वोवेल कौन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। इन वोवेलों को याद कर लो सही से। और यदि कॉन्सोनेंट से पहले इन वोवेल में से अगर कोई आता है, जैसे यहाँ पर आया यू, तो यू क्या है, एक वोवेल है। तो वोवेल जब आता है तो क्या है नियम के अनुसार, यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आ गया हमारा टी और एस डब्ल्यू बाई को छोड़कर, एस डब्ल्यू बाई नहीं है, टी सिर्फ तीन अक्षर है एस डब्ल्यू और बाई, इनके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट, टोटल कितने अक्षर होते हैं एबीसीडी में, पूरे कितने 26 होते हैं। 26 में से 5 तो हमारे वोवेल हो गए, बाकी के 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बाकी के 21 में से 3 और निकाल दो। ठीक है। तो 18 वोवेल्स में से अगर कोई भी यहाँ आता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे पुटिंग, अभी क्या हो जाएगा, पुट का पुटिंग। ठीक है। लास्ट में क्या आया, क्रिया के लास्ट में क्या आया, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट शर्त के अनुसार कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ गया, वोवेल आ गया। तो लास्ट वाला जो हमारा जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल बार लिखेंगे, डबल बार लिखकर आईएनजी लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, डबल बार लिखकर कॉन्सोनेंट को आईएनजी लगा दिया। वैसे ही कट में भी क्या है, सी यू टी कट, तो ये इसका भी हो जाएगा कटिंग। ठीक है, समझ गए, इसको याद कर लो। यदि मुख्य क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए
SWY को छोड़कर, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल आए तो लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखकर ING लगा देते हैं। वोवेल हमारे ये होते हैं IEOUA, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी अगर आता है कॉन्सोनेंट से पहले तो कॉन्सोनेंट को डबल बार लिखकर ING लगा देते हैं। तो हमारे जो ING लगाने की रूल थे वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ नहीं बचा बनाने में, ठीक है। अब सिंपल अक्षर जो है, सिंपल रूल हैं जो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाते जाएंगे और हमारे वाक्य आसानी से बन जाएंगे। वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि सब आते हैं, ठीक है। वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? काम जो है चल रहा होता है, ठीक है। काम जो है कंटिन्यूस चल रहा होता है, काम समाप्त नहीं हुआ होता है, ठीक है। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। लगातार काम चल रहा है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीख रहे हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो काम क्या है? लगातार चल रहा होता है। जैसे देवांशी स्कूल जा रही है, ठीक है। दूसरा है दीपक पढ़ाई कर रहा है। तीसरा है हम सो रहे हैं, ठीक है। अब जो एक वचन करता है उसके साथ में क्या लगाते हैं? एज और एम, ठीक है। और बहुवचन में क्या लगाते हैं? आर, आर का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग कहां करते हैं? सिर्फ आई के साथ। और आर, आर का प्रयोग बहुवचन वचन में करते हैं, ठीक है। सिंगल में, सिंगल में इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन में करते हैं और सिंगल में इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जो सहायक क्रिया क्या हो गई? इज, एम और आर। सहायक क्रिया समझते हो? सहायक क्रिया समझते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? पहले हमने पढ़ा, जिसमें के वाक्य के अंत में ताताती आते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्यों की प्रैक्टिस की थी, उसके उन वाक्यों के अंत में क्या आता था? ता, ती, ते, ठीक है। ता, ती, ती वाले शब्द में उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी? एस और ईएस,
ठीक है। और अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, ठीक है। और इससे आगे जब हम चलेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बढ़ जाएगी इसकी, ये तो हो गया हमारा इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट टेंस की क्या हो जाएगी, पास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूस का। अब परफेक्ट में क्या होगा, हैज और हैव। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या आता है, डू और डज, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हमारी सहायक क्रिया कौन कौन सी हो गई, एस और ई एस, इज एम आर, हैज हैव, डू डज, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो बता दोगे एस और ई एस, इज एम आर, हैज हैव, डू डज, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। जो एस और ई एस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और इज एम आर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी, और हैज हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, और डू और डज जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और हैव बीन जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब समझ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ में आया, ठीक है। आगे वाक्य बनाओ, देवांशी स्कूल जा रही है, बनाओ सिंपल। देखो इसके हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, देवांशी, तो देवांशी, देवांशी रूल के हिसाब से बनाना है। अब ये क्या है, देवांशी स्कूल जा रही है, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, तो सीधा ये वाला लगा दो। इसमें एक वचन में क्या लगता है, एज, देवांशी इज, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, ठीक है। और जा रही है, जाने की जो फॉर्म कौन सी है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, ठीक है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब रूल के अनुसार क्या लगाना है, आई एन जी, तो सीधा आई एन जी लगा दो, गोइंग, कहाँ जा रही है, देवांशी स्कूल जा रही है, कहाँ जा रही है, गोइंग टू, देवांशी इज गोइंग टू स्कूल, सिंपल। कितना सिंपल वाक्य है, सिर्फ हमको इसे अपने ध्यान में रखना है रूल को, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कर्ता के अनुसार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बस समझ गए होगे तो एकदम बना लोगे। और कहीं अटकते हो जहां पर कि जो हमने शर्तें बताई थी अगर उसमें से आता है कहीं ग्रामर में, अगर कहीं लिखना है, किसी एग्जाम में लिखना है, तो विशेषकर उन रूलों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए बोलते समय तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं, कहीं कहीं एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें उन रूलों का विशेषकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा शब्द हो गया, दूसरा वाक्य हमारा, दीपक पढ़ाई कर रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, दीपक, दीपक। दूसरा क्या है, ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा, दीपक इज, क्या क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना, रीड, ठीक है। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, अब क्या लगाना है हमको, प्लस आईएनजी, रूल के अनुसार क्या लगाना है, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, रीडिंग, दीपक पढ़ाई कर रहा है, दीपक इज रीडिंग, ठीक है। या फिर इसको स्टडिंग भी कर सकते हैं, स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग, ठीक है, रीडिंग भी कर सकते हो, स्टडिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम सो रहे हैं, अब हम आ गया, यू बी दे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा इसमें, हम सो रहे हैं, बी, बी। अब इसको देखेंगे, इसमें से कौन सा आएगा इन तीनों में से, इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, आर, बी आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब वर्ब की
क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस आईएनजी, वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। आगे समझ में? तो हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रूल के अनुसार वाक्यों को कैसे बनाते हैं, और हमने उसके ग्रामर के कुछ रूलों को जाना, जिन्हें हमें अगर कोई एग्जाम वगैरह देना है तो हमें उन रूलों को ध्यान में रखना होता है। तो वो रूल हमने समझ लिए हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्यों को बनाना हमने समझ लिया है। अब हम जो हमने आज जो कुछ सीखा है उससे संबंधित हमने कुछ वाक्य दिए हैं, तो उसे बनाकर कमेंट करेंगे, और मैं उनको मैच करूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य है, धोबी कपड़े धो रहा है, बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। ये चारों वाक्य बनाएंगे और कमेंट में लिखेंगे। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम अगले वीडियो में आगे के जो दोनों सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, उनके लिए एक नया वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।